देखिए, जो भी नए सामाजिक वर्गों का उदय अंग्रेजी शासन में हुआ है, ये अंग्रेजों द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो लाया गया है भारतीय समाज में या भारतीय कंटेक्स्ट में, जो परिवर्तन ला रहे हैं अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद, उसके कारण हो रहा है। अतीत के भारतीय समाज में ये सारे वर्ग नहीं थे। ये तो जो पूंजीवादी व्यवस्था अंग्रेज लोग लेकर आ रहे हैं, जब उनका आधिपत्य हो जा रहा है भारत में, उसके बाद जो व्यवस्था वो लागू कर रहे हैं, उस व्यवस्था के कारण जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं, उस कारण से ये नए वर्ग सामने आ रहे हैं और इन्हीं सब का परिणाम है इन नए वर्गों का उदय। भारतीय समाज में जो पूंजीवादी परिवर्तन आ रहे हैं अंग्रेजों के कारण, और इसके कारण जो अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हो रहा है, उसके फलस्वरूप ये जो जमींदार लोग हैं, भूमिहीन कृषक हैं या बंधु मजदूर हैं, ये सारे वर्ग अस्तित्व में आ रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में तथा विभिन्न समुदायों में ये जो नए सामाजिक वर्ग हैं, उनका उदय का प्रक्रिया बहुत विषम रहा है। एक टाइप से इनका उदय नहीं हुआ है। इसका कारण यह था कि नया सामाजिक अर्थतंत्र समय और क्षिप्रता दोनों ही दृष्टियों से असमान रूप से विकसित हो रहा था, क्योंकि इसका प्रसार भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुता के प्रसार पर निर्भर था। भारत में अंग्रेजों की विजय, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुए, कोई समकालिक घटना नहीं थी। भारत पर ब्रिटेन ने अपनी प्रभुता कई किस्तों में धीरे धीरे और कई चरणों में स्थापित की। देश के विभिन्न भागों में अपनी राजनीतिक दास्ता के क्रम में पूंजीवादी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए जो प्रांत अंग्रेजों के प्रभाव में पहले आए, वहां इन सामाजिक वर्गों का उदय पहले हुआ। जैसे बंगाल में अंग्रेजों का शासन सबसे पहले कायम हुआ और यहाँ अंग्रेजी सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार जमींदारी के रूप में निजी संपत्ति की सृष्टि की। इससे पहले भारत में जमींदारी तो थी, लेकिन निजी संपत्ति का कंसेप्ट नहीं था। इसलिए बंगाल में ही सर्वप्रथम जमींदार और पट्टेदार जैसे दो नए वर्गों का उदय हुआ। आगे चलकर देश के अन्य भागों में जैसे जैसे अंग्रेजी आधिपत्य का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे जमींदारों के साथ ही भूमिहीन कृषकों एवं बंधुआ मजदूरों के वर्ग का भी विकास होता चला गया। अंग्रेजों के द्वारा ग्रामीण समाज में निजी भूस्वामित्व की अवधारणा का विकास एवं भारतीय कृषि अर्थतंत्र का पूंजीवादी रूपांतरण के कारण प्राक भारतीय सामाजिक संरचना का टूटना, जो अंग्रेजों से पहले जो सामाजिक संरचना था, जो भूमि व्यवस्था थी, वो टूट रहा था तथा निजी भूमि स्वामित्व की अवधारणा के कारण पुराने भू संबंधों के बिखराव से ग्रामीण भारत में भूमिहीन कृषक और बंधुआ मजदूर जैसे एकदम नए वर्गों का उदय हुआ, जिनकी समस्याएं और चुनौतियां भी नई थी। ग्रामीण भारत में ब्रिटिश शासन के दिनों में कृषि क्षेत्र में मुख्यतः कुछ वर्ग आविर्भूत हुए। पहला है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया जमींदार वर्ग, दूसरा है अन्यत्रवासी भूस्वामी, तीसरा है जमींदार एवं अन्यत्रवासी भूस्वामियों के मातहत पट्टेदार वर्ग, चौथा काश्तकार मालिकों का वर्ग, जिसकी उच्चतम, मध्यम और निम्न 3 श्रेणियां थी। अगला है खेतीहर मजदूर, जिनमें भूमिहीन एवं बंधुआ मजदूर भी थे। छठा है
व्यापारियों का नया वर्ग और सूदखोर महाजनों का वर्ग। इनमें से हमको विशेषतः जो देखना है वो है जमींदार वर्ग, भूमिहीन कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर वर्ग। आगे आइए। ये जो नए वर्ग उदय हो रहे थे, नए वर्गों का अस्तित्व समाज में बन रहा था, उनके क्या कारण थे, उनके पीछे की परिस्थितियां क्या थी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मूलतः ब्रिटिश सरकार के अधिनियमों जो वो सुधार ला रहे थे या जो अपनी व्यवस्था कायम कर रहे थे, जैसे नए प्रकार के भू संबंध द्वारा लाए गए आधारभूत आर्थिक परिवर्तन भारतीय समाज में बाहर की पूंजीवादी दुनिया के वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के तत्वों का प्रवेश और भारत में नए उद्योगों की स्थापना के कारण ये नए वर्ग उदित हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी एवं रैयतवाड़ी प्रथा के द्वारा जमीन पर निजी मिल्कियत की शुरुआत की। यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि जमीन को निजी मिल्कियत घोषित किया गया था और इससे जागीरों के मालिकों एवं जमींदारों और खेतीहर मालिकों के वर्ग का जन्म हुआ। फिर जमीन को पट्टे पर देने के अधिकार की शुरुआत से बटाईदारों और पट्टेदारों के वर्ग का जन्म हुआ तथा जमीन के खरीद बिक्री के अधिकार और जमीन पर मजदूर लगाने के अधिकार की शुरुआत के कारण अन्यत्रवासी जमींदार तथा कृषक सर्वहारा वर्ग अर्थात भूमिहीन मजदूर एवं बंधुआ मजदूरों के वर्ग का जन्म हुआ। देखिए, भूमिहीन मजदूर और बंधुआ मजदूर जो हैं, उनके पास कृषि के लिए अपनी जमीन नहीं है, उनके पास अपनी पूंजी नहीं है। ये लोग जैसे जमींदार या जो रसूखदार लोग हैं, वो लोग इनको जहां मजदूरी पर लगा देते हैं वहीं काम करते हैं। आगे देखिए, 1853 में ही मार्क्स ने लिखा, जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा लाई गई कृषि क्रांतियां थी और एक दूसरे की विरोधी थी। इनमें पहली अभिजात तंत्रीय थी और दूसरी जनतांत्रिक थी। जमींदारी प्रथा अंग्रेजी भूस्वामित्व का विकृत रूप थी और बटाईदारी प्रथा फ्रांसीसी किसान हानिकारक दोनों ही व्यवस्थाएं थी। बिल्कुल विरोधी तत्वों के सम्मिश्रण से कोई भी न तो जमीन जोतने वालों के हित में थी और न ही जमीन के मालिक के हित में। केवल भूमि कर लगाने वाली सरकार को ही इन व्यवस्थाओं से फायदा था। जो भी भूमि व्यवस्था अंग्रेजी सरकार लेकर आ रही थी, उससे अगर किसी को फायदा था तो एकमात्र कंपनी सरकार को या ब्रिटिश सरकार को फायदा था। इससे ना किसानों को फायदा था, ना मजदूरों को फायदा था जो कि भूमिहीन मजदूर थे या बंधुआ मजदूर थे, और ना ही ज्यादा फायदा जमींदारों को था। अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा था तो वो था सरकार को, और उसी फायदे के लिए नई नई भूमि व्यवस्थाएं लाई जा रही थी। और इन्हीं सब का परिणाम था कि भारतीय ग्रामीण समाज में नए नए वर्ग सामने आ रहे थे। इस नई आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक तार्किक परिणति के रूप में जमींदारी क्षेत्रों में जमींदारों और खेती करने वाले किसानों के बीच मध्यस्थों की श्रेणीबद्ध श्रृंखला का विकास हुआ और रैयतवाड़ी क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों एवं राज्य के बीच सूद पर रुपया लगाने वाले महाजनों और दूरस्थ जमींदारों और बड़े व्यापारियों जैसे मध्यस्थों की श्रृंखला बनी। अंग्रेजी भूमि व्यवस्था एवं अर्थतंत्र में सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों एवं बंधुआ मजदूरों जैसे वर्गों का विकास हुआ। देखिए, जो भी कंपनी सरकार या अंग्रेज सरकार भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है, उसका एकमात्र लक्ष्य है कि उनको ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त हो, उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, और वो बहुत उच्च दर पर लगान वसूल कर रहे थे
और उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे थे। आगे आइए देखते हैं जमींदार वर्ग। तीन जो हमको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है, जमींदार, भूमिहीन कृषक और बंधुआ मजदूर। उसमें हम लोग देखते हैं जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग भारतीय ग्रामीण समाज का एक बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली वर्ग था। यह वर्ग अपने पूर्ण प्रभाव में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद ही अस्तित्व में आया। कॉर्नवालिस के नियुक्ति के समय उसको जो आदेश दिया गया था, उसके सामने जो शर्तें रखी गई थी, उनमें से यह था कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले कि जिससे कंपनी एवं कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। कॉर्नवालिस को यह कहा गया था कि कॉर्नवालिस से पहले भूमि कर व्यवस्था में बहुत जल्दी परिवर्तन किया जा रहा था। तो कॉर्नवालिस का जब नियुक्त किया गया उसको, उस समय उसको आदेश दिया गया था कि आप भारत में भूमि कर व्यवस्था का कोई ऐसा हल निकालिए जो कि कंपनी और कृषक दोनों के लिए फायदेमंद हो, दोनों के हितों का साधन कर सके, उसका हित साधना हो सके। काफी अध्ययन और विचार विमर्श के बाद बहुत सारा कॉर्नवालिस ने आते ही उससे पहले के भूमि कर व्यवस्था का अध्ययन किया, बहुत सारा विचार उन्होंने लोगों से लिया। उसके बाद कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूस्वामी मानकर 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष का व्यवस्था किया। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को शुरू में ही अस्थायी अधिकार नहीं दिए गए। शुरू में उनके साथ 10 वर्ष के लिए बंदोबस्त किया गया था, लेकिन कॉर्नवालिस को लगा कि यह 10 वर्ष का जो समय है वह इतना कम है कि इसमें कोई भी जमींदार कृषि सुधार का कोई उपाय करने के स्थिति में नहीं होगा, और अगर हमको कृषि सुधार और भूमि कर व्यवस्था को एक तरह से अस्थाई ये प्रदान करना है, उसको अस्थायित्व प्रदान करना है, तो जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त करना जरूरी हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जल्दी, मतलब 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही 1793 में यह व्यवस्था जमींदारों के साथ अस्थायी कर दी गई। जमींदारों के साथ कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कर लिया। जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को यह शाश्वत रूप से एक निश्चित दर से भूमि कर देना होगा। उस व्यवस्था में यह शर्त था कि जो जमींदार हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको एक निश्चित दर पर भूमि कर देना होगा। जमींदारों को भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था और 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। उसमें शर्त यह था कि आप जो लगान वसूल करेंगे कृषकों से, उसका 8/9 भाग आप कंपनी के ये में जमा करेंगे और अपनी सेवा के बदले आप उस लगान का 1/9 भाग अपने पास रख सकते हैं। समकालीन विचारों के अनुसार इस अस्थायी व्यवस्था में या जमींदारी व्यवस्था में बहुत लाभ थे। वित्तीय रूप से इसका प्रमुख लाभ यह था कि वर्षा कम हो अथवा अधिक, राज्य की आय निश्चित हो गई। अब कुछ भी हो, मौसम का उठापटक, पानी आए या नहीं आए, लेकिन राज्य को एक निश्चित आय मिलना ही था। दूसरे, इससे सरकार को समय समय पर नई व्यवस्था तथा कर निर्धारण नहीं करना पड़ेगा। जब अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया तो सरकार
एक तरह से इस बात से निश्चित हो गई कि अब हमको बार बार कर व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा, बार बार कर का निर्धारण नहीं करना पड़ेगा और एक निश्चित आय कंपनी के खाते में आएगी। आर्थिक रूप से कहा गया था कि इससे कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी तथा जमींदार लोग कृषि के नए ढंग, उर्वरकों का प्रयोग तथा फसल चक्र इत्यादि अपनाएंगे। इस प्रकार अस्थायी व्यवस्था भूमि के अधिकतम प्रयोग का अवसर प्रदान करेगी तथा इन सबसे कृषक संतुष्ट एवं समृद्ध बनेंगे। शुरू में जब जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया, जब समाज में जमींदारों का अस्तित्व बनाया गया, तो उससे बहुत सारी अच्छी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, बहुत सारे अच्छे विचार जुड़े हुए थे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या वित्तीय क्षेत्र में हो। कॉर्नवालिस को उम्मीद था, अंग्रेजी सरकार को यह उम्मीद था कि इससे सरकार की आय तो निश्चित हो ही जाएगी, जमींदार लोग जो होंगे वो कृषि में निवेश करेंगे, नए नए ढंग से कृषि करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और जरूरत हुई तो फसल चक्र अपनाएंगे और इससे कृषि उपज बढ़ेगा। इससे जमींदार भी संतुष्ट होंगे, सरकार को एक निश्चित आय भी होगी और किसान भी समृद्ध होंगे। दूसरा चीज कि समाज में जमींदारों को अस्तित्व में लाने का सबसे मुख्य रीजन था राजनीतिक रूप से कॉर्नवालिस को आशा थी कि अस्थायी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के कारण एक ऐसे राजभक्त जमींदारों की श्रेणी उत्पन्न होगी जो कंपनी की हर प्रकार से रक्षा करने का प्रयत्न करेगी। जमींदार लोग ऐसे राजभक्त लोग होंगे जो जिनका हित हर तरह से कंपनी के हित से जुड़ा होगा। क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित किया है। हुआ भी ऐसा ही और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बंगाल के ज्यादातर जमींदार कंपनी सरकार के साथ रहे। सामाजिक रूप से यह आशा की गई थी कि जमींदार कृषकों के प्राकृतिक नेताओं के रूप में कार्य करेंगे तथा ये जमींदार विद्या के प्रसार तथा अन्य समाज सेवा के कार्यों में मार्गदर्शन करेंगे। जब कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था लागू की, अस्थायी बंदोबस्त लागू की, तो उसने यह आशा किया था कि ये जो जमींदार वर्ग होगा वह समाज का प्राकृतिक नेता के रूप में कार्य करेगा और समाज के विकास के लिए विद्या का प्रसार या अन्य सामाजिक सेवा कार्यों का ये लोग मार्गदर्शन करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था से आरंभिक वर्षों में जो कुछ भी लाभ हुए हों, परंतु शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न और शोषण का साधन बन गया। शुरू में तो जमींदारी व्यवस्था से या जमींदारों से कुछ लाभ हुआ, परंतु बहुत जल्द ही इसके ड्रॉबैक सामने आने लगे और यह उत्पीड़न और शोषण का साधन बन गई। इससे ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दासवृत्ति उत्पन्न हुई। देखिए, जमींदारी वर्ग प्रथा जब स्थापित की गई तो ऊपर के लेवल पर जमींदार आ गए और नीचे के लेवल पर वही दो वर्ग जो भूमिहीन कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर वर्ग, इनका विकास हुआ। वित्तीय दृष्टिकोण से शासन को दीर्घकाल में बहुत घाटा रहा। जो जमींदारी सिस्टम लागू किया गया उससे शासन को दीर्घकालिक रूप से बहुत घाटा हुआ। उदाहरण के लिए 1901 में जो किराया जमींदार कृषकों से लेता था, सरकार को उसका केवल 28% भाग ही
मिलता था, शेष उसी के पास रह जाता था। 1793 में निर्धारित भूमि कर 1954 तक उसी स्तर पर चलता रहा। जो कॉर्नवालिस ने 1793 में निर्धारित किया था, लगभग वही भूमि कर 1954 तक उसी स्तर पर चलता रहा। इस व्यवस्था से बंगाल की आर्थिक उन्नति कम हो गई। अधिकतर जमींदारों ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो नया जमींदार वर्ग बना, उनमें से अधिकतर जमींदार भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। वे केवल अधिकतम किराया प्राप्त करने में लगे रहे। इनका मुख्य ध्येय होता था कि हम जमीन से ज्यादा लगान वसूल करें। कृषकों को भी हर समय बेदखली का भय था, अतएव उन्होंने भी भूमि सुधार के लिए कुछ नहीं किया। कृषक जो थे, कभी भी जमींदार उनसे पट्टा वापस ले सकता था और इस कारण उनको भी बेदखली का डर हमेशा लगा रहता था। इसलिए भूमि सुधार या कृषि सुधार के क्षेत्र में वे भी बहुत अच्छा काम नहीं कर सके। जमींदार अपनी जागीरों में न रहकर बड़े बड़े नगरों में रहते थे। जो जमींदार लोग थे, वो अपनी जागीरों में रहने के बजाय वो नगरवासी हो गए थे और नगरों में ऐसो आराम से रहते थे। अपना धन एवं समय ऐश्वर्य में व्यतीत करते थे। इस प्रकार जमींदार एक प्रकार का दूरवर्ती चूसक पंप बन गए थे, जो ग्राम्य प्रदेश का धन चूस कर नगरों में बर्बाद करते थे। जमींदार जो थे, उस समय एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म का कंसेप्ट आ गया था। जमींदार लोग गांवों में अपने जागीरों में नहीं रहते थे, बल्कि शहरों में रहते थे और सिर्फ लगान वसूली के लिए ही गांव में जाया करते थे। इसके अतिरिक्त कृषकों तथा सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ उत्पन्न हो गए थे। जमींदारी प्रथा के कारण, जमींदारों के कारण कृषक तथा जमींदार के बीच बहुत सारा मध्यस्थ उत्पन्न हो गए थे, जो अपना अपना भाग लेने में लगे हुए थे। कई स्थानों पर 50-50 मध्यस्थ स्थापित हो गए थे। जमींदार और किसान या सरकार और किसान के बीच कई जगहों पर 50-50 मध्यस्थ स्थापित हो गए थे। यह समस्त भार अंततः कृषकों पर पड़ता था, जो प्रायः गरीबी की अवस्था को प्राप्त होते चले गए और आगे चलकर यही गरीब किसान अपना जमीन गिरवी रख के कर चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए मजबूर हुआ और जब वह अपना जमीन नहीं छुड़ा पाया, तो यही गरीब किसान आगे चलकर भूमिहीन कृषक में बदल गया। यह ठीक है कि राजनीतिक रूप से अंग्रेजों को एक राजभक्त श्रेणी मिल गई। जमींदारों के रूप में अंग्रेजों को एक राजभक्त श्रेणी मिल गई थी, परंतु इससे करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजों से नाराज भी हो गए। समाज जमींदार तथा असामियों एक दूसरे के विरोधी धड़ों में विभक्त हो गए। समाज में जमींदार तथा कृषक और जो भूमिहीन मजदूर या बंधुआ मजदूर थे, वो लोग एक दूसरे के विरोधी धड़ों में विभक्त हो गए। सामाजिक दृष्टिकोण से भी अस्थायी व्यवस्था निंदनीय है। जमींदारों का भूमि पर पूर्ण अधिकार मानकर कंपनी ने भूमिपति अथवा किराएदार कृषकों दोनों के हितों की अवहेलना की। कंपनी ने जमींदारों को अस्थायी भूस्वामी मान लिया और इस तरह से पहले जो भूमिपति थे और जो कृषक थे, दोनों के ही हितों की अवहेलना हुई। भूमिपति जो कल तक स्वामी था, आज एक किराएदार हो गया तथा किराएदार अब जमींदार की दया पर आधारित था।
कल तक जो भूमि का स्वामी था, जैसे ही जमींदार लोग आए, जैसे ही जमींदारी प्रथा लागू हुई, वह एक किराएदार के रूप में परिवर्तित हो गया, जो अब जमींदार की दया पर आश्रित हो गया। इसके साथ ही उसको अब अधिकाधिक किराया देना पड़ रहा था। ऐसा अन्याय भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा चेंज जो आया वह यही था कि भारतीय इतिहास में पहली बार जमीन को क्रय विक्रय करने योग्य वस्तु बना दिया गया और इसको आप गिरवी रख सकते थे। इससे पहले भारतीय इतिहास में जमीन कभी क्रय विक्रय करने योग्य वस्तु नहीं थी और आप उसे गिरवी नहीं रख सकते थे। इससे पहले जमीन कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। यह एक सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी जिसमें ग्राम समुदाय का अधिकार था और वह समाज में जरूरत के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। जमीन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था। ऐसा जो पूंजीवादी कंसेप्ट यहाँ लगाया गया, उसके कारण ऐसा चेंज आया कि जमीन को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया गया या क्रय विक्रय करने योग्य प्रॉपर्टी बना दिया गया। आरंभिक वर्षों में जमींदारों को बहुत कठिनाई हुई। ये जो जमींदारी प्रथा लागू किया गया, जमींदार वर्ग जो अस्तित्व में आया, ऐसा नहीं था कि जमींदार लोग शुरू से ही उनका स्थिति बहुत अच्छा था। शुरू में जमींदार वर्ग को बहुत कठिनाई हुई। सरकार का उपज में भाग अत्यधिक था। 8/9 भाग सरकार को देना पड़ता था और सिर्फ 1/9 भाग जमींदार के पास रहता था। तो उपज में सरकार का हिस्सा बहुत ज्यादा था। इसके अतिरिक्त कर संग्रह करने का ढंग बहुत कड़ा था। कर संग्रह बहुत कड़ाई से किया जाता था। जमींदारों को एक निश्चित दिन के सूर्यास्त से पूर्व कोष में धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम ऐसा होता था कि कई बार जमींदारों को अल्पकालिक कठिनाइयों के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। जमींदार लोग से बहुत हाई रेट में लगान फिक्स किया गया था और लगान टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम था वो बहुत कड़ा था। उसमें एक नियम था, सूर्यास्त का नियम। इस सूर्यास्त के नियम में कोई भी जमींदार को जो समय दिया जाता था, जो तारीख निश्चित किया जाता था, उस तारीख को सूर्यास्त होने से पहले अंग्रेजी कोष में या सरकारी कोष में लगान जमा कर देना पड़ता था। जो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, उसमें जितना उसको धन जमा करना था उतना धन उसको कोष में जमा करना पड़ता था। और अगर किसी कारणवश वह कोष में धन नहीं जमा कर पाया तो उसका जमींदारी जब्त कर लिया जाता था और उसे नीलाम कर दिया जाता था। कभी कभी ऐसा भी समय आया कि थोड़ा सा लेट होने के कारण, 1 दिन या 2 दिन का लेट होने के कारण भी जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी गई और इसके कारण जमींदारों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। 1797-98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। 93 में आप अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे और सिर्फ 97-98 तक आते आते लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। यह नियम इतना कठोर था कि एक समय में कोई भी व्यक्ति इन नीलामियों में बोली देने नहीं आता था। ऐसा भी समय आया जब कोई आदमी जमींदारी का नीलाम में बोली लगाने नहीं आता था। नए नए जमींदारों के कारण कृषकों की अवस्था और भी दयनीय होती चली गई। जो लोअर लेवल का कृषक था, जिसको हम बाद में जो भूमिहीन कृषक और
बंधुआ मजदूर में बदल गया, उनका हालत और भी खराब होता चला गया। वस्तुतः कुल मिलाकर जमींदार वर्ग कंपनी सरकार और बाद में ब्रिटिश सरकार का विश्वस्त बना रहा। उनसे जो राजनीतिक लाभ लेना था कंपनी सरकार को, वो राजनीतिक लाभ कंपनी सरकार को जरूर मिलता रहा, सेम टाइम में भी और बाद में भी। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने कंपनी सरकार का भरपूर साथ दिया और उसे एक महान खतरे से बचा लिया। 1857 में अगर जो विद्रोह हुआ उसमें सभी जमींदार शामिल हो गए होते तो ऐसा हो सकता था कि कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से विदा लेना पड़ जाता। लेकिन जो दूरदृष्टि कॉर्नवालिस ने दिखाया था 1793 में, उसके कारण उनके पास एक विश्वस्त वर्ग था जो जमींदार वर्ग था, और जमींदारों ने कंपनी सरकार का भरपूर साथ दिया, जिसके कारण वो 1857 जैसा महान विद्रोह का मार्ग से बच गए। सरकार का तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ भी मिला। कंपनी सरकार को या ब्रिटिश सरकार को तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ भी जमींदार वर्ग से मिलता रहा। परंतु दीर्घ काल में यह भारतीय समाज और कृषि के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका। जमींदार वर्ग जो था वो दीर्घकालिक रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज में या कृषि के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका, तथा अधिक से अधिक कर वसूली करना ही इनका ध्येय बना रहा। इस कारण अधिकतर कृषकों का शोषण हुआ। सूर्यास्त के नियम के कारण इनके ऊपर भी हमेशा बेदखली का तलवार लटकता रहता था। सूर्यास्त का जो नियम कंपनी सरकार लागू की थी, उसके कारण जमींदार वर्ग के ऊपर भी बेदखली का खतरा हमेशा बना रहता था, और ये लोग भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पाते थे। इस कारण भी ये लोग कृषि विकास और सामाजिक विकास के कार्यों से दूर रहा करते थे। बेदखली का जो भय था, जो अनिश्चित भविष्य था, उस डर के कारण ये लोग समाज को नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को पूरे करना जमींदार के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था। जमींदारों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे जो उम्मीद की गई थी, जो समाज उनसे उम्मीद करता था, जो सरकार उनसे उम्मीद करती थी, उनके जो कर्तव्य थे, उसको पूरा करना जमींदार के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था। यदि वह सहनशील और प्रखर बुद्धि और ईमानदार व्यक्ति हुआ, अगर जमींदार अच्छा व्यक्ति हुआ जिसमें सहनशीलता, प्रखर बुद्धि और ईमानदारी जैसा गुण हुआ, तो वह अपनी प्रजा को अच्छी सेवा दे सकता था, वह अपनी प्रजा की अच्छी प्रकार सेवा कर सकता था। लेकिन अगर उसी व्यक्ति में ठीक इसके उल्टे गुण होते तो उसके अधीन लोग मनमानी, दमन और अन्याय के शिकार हो जाते। अगर जमींदार बुरा हुआ, उसमें बुरे गुण हुए, वह सहनशील नहीं हुआ, ईमानदार नहीं हुआ, तो वह गरीब कृषकों का दमन और शोषण करके अधिक से अधिक कर वसूली करने में ही लगा रहता और अधिक कड़ाई से मनमाना कर वसूल कर लेता। इसके विपरीत अधिकांश पट्टेदार गरीब, अनपढ़, असहाय थे, जो जमींदारों के नीचे पट्टे पर खेती करते थे, जो आगे चलकर कालांतर में भूमिहीन कृषक और बंधुआ मजदूर बनते चले गए। वे लोग गरीब, अनपढ़ और असहाय थे। वे लोग जमींदारों के खिलाफ अपनी शिकायतें
उच्चाधिकारियों तक नहीं ले जा सकते थे। जमींदारों के ऊपर जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन तक पट्टेदारों का या अनपढ़ गरीब किसानों का शिकायत नहीं पहुंच पाता था। ये प्रशासनिक बुराइयां थी। जमींदारों का असली काम राजस्व इकट्ठा करना था। जमींदार को जो रियली में काम था वो था राजस्व इकट्ठा करना, लेकिन अस्थाई व्यवस्था ने उन्हें जमीन के पूरे मालिक बना दिया था। जो अस्थाई व्यवस्था था उसने जमींदारों को पूरी तरह से जमीन का मालिक बना दिया था, और इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया कि लोगों के अधिकारों का, अर्थात जो कृषक वर्ग है, जो पट्टेदार लोग हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी ढांचे को स्थिर रखने के लिए, जो कंपनी सरकार थी या ब्रिटिश सरकार थी, उसने अपने साम्राज्यवादी ढांचे को स्थिर रखने के लिए जमींदारों को स्तंभ माना। उनका साम्राज्यवादी ढांचा का एक स्तंभ जमींदार भी थे, तथा जमींदार वर्ग का आधिपत्य और महत्व बनाए रखने के लिए जनहित का बलिदान कर दिया। कहने का मतलब कृषकों के हित का या गरीब जनता के हित का अंग्रेजी सरकार ने बलिदान कर दिया। आगे आइए, भूमिहीन कृषक वर्ग। जब जमींदारी व्यवस्था लागू हुई, जब भूमि को निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया, तो भारतीय समाज में जो एक कृषक समाज था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भूमि को निजी संपत्ति माना गया था और आप उसे क्रय विक्रय कर सकते थे, आप अपनी भूमि को बेच सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, और उसके साथ आप निजी संपत्ति के समान ही व्यवहार कर सकते थे। ये जो चेंज हुआ था भारतीय समाज में, भूमि व्यवस्था में, कर व्यवस्था में, उसके कारण और अत्यधिक दर में लगान फिक्स होने के कारण जो टैक्स का रेट था, भूमि पर, जमीन पर जो टैक्स का रेट था, वो बहुत हाई लेवल पर फिक्स किया जाता था। भूमि का उपज और उसकी उत्पादकता को ध्यान में रखे बिना, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखे बिना बहुत हाई लेवल पर जो रेंट फिक्स किया जाता था, उसके कारण कई बार कृषक लगान चुकाने के लिए अपनी भूमि या तो बेच देते थे या उसको गिरवी रख देते थे, और गरीबी के कारण बाद में वो उसे वापस भी नहीं प्राप्त कर पाते थे, और ऐसे लोग आगे चलकर एक बड़े वर्ग के रूप में बनते चले गए, जो वर्ग था भूमिहीन कृषकों का। यही भूमिहीन कृषक, जिनकी अपनी भूमि नहीं होती थी, जिनसे उनकी भूमि छीन ली गई थी या किसी न किसी कारणवश अब वो भूमि के मालिक नहीं रह गए थे, एक बड़ा वर्ग के रूप में समाज में विकसित होते चले जा रहे थे, और ये वर्ग था भूमिहीन कृषकों का।